हरिओम। मुद्रा राक्षसम इस नाटक के विशिष्ट अध्ययन की कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम मुद्रा राक्षस इस नाटक को पढ़ रहे थे। बीच में कुछ दिनों का अंतराल रहा। आज से पुनः फिर हम इसके अध्ययन को निरंतर रखेंगे। तो इसमें हम द्वितीय अंक पढ़ रहे थे। द्वितीय अंक में क्या घटना, क्या प्रसंग चल रहा था कि जो अमात्य राक्षस का जो एक मित्र है, वैसे तो वास्तविक रूप से आचार्य चाणक्य का ही मित्र है, उसका नाम है विराट गुप्त। वह विराट गुप्त अमात्य राक्षस को कुसुमपुर के वृत्तांत को बता रहा है कि कुसुमपुर में उसने क्या क्या देखा, किस प्रकार से कि अमात्य राक्षस ने जो चंद्रगुप्त को मारने के लिए योजनाएं बनाई थी, वो योजनाएं किस प्रकार से असफल हो गई और जिन जिन लोगों को उन्होंने चंद्रगुप्त को मारने के लिए भेजा था, वो स्वयं ही अपने प्रयोगों से मारे गए। वो किस प्रकार से वो वैरोचक मारा गया, किस प्रकार से दारुवर्मा मारा गया, किस प्रकार से उसके द्वारा प्रयोग किया गया विष, जो वैद्य के द्वारा प्रयोग किया गया था, वो वैद्य स्वयं ही मारा गया, इत्यादि आज के इस व्याख्यान में हम देखते हैं। बहुत ही रोचक है। तो इसमें ये जो हमने पिछले व्याख्यान में जो पैराग्राफ देखा था, जो यहाँ पर एक पंक्ति देखी थी, राक्षस ने जो कहा था, उसको एक बार दोबारा देखते हैं। यहां से देखिए, राक्षस ने मन ही मन सोचा था। क्या सोचा था? नियतमति धूर्तवटुना तस्यापि तपस्विनः कमपि उपांशुवधम आकलय्य पर्वतेश्वर विनाश जनितस्य अयशसः परिहारार्थम एषा लोक प्रतिपत्ति उपचरिता प्रकाशम ततस्ततः। इसमें राक्षस क्या कह रहा है? जब विराट गुप्त ने कहा कि जो आचार्य चाणक्य हैं, उन्होंने एक निश्चित किया हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जो पर्वतेश्वर का भाई है वैरोचक, उन दोनों का राज्याभिषेक एक साथ किया जाएगा और आधा राज्य चंद्रगुप्त का होगा, आधा राज्य वैरोचक का होगा। ऐसा आचार्य चाणक्य ने निश्चित किया है, लोक में फैलाया हुआ है, सब लोग ये जानते हैं। तो ऐसा जब विराट गुप्त ने कहा, तो तब राक्षस इस पंक्ति को, इस इन दो लाइनों को कहता है। वो कहना यह चाह रहा है कि जो आचार्य चाणक्य है वो बहुत चतुर है, धूर्त बटुना। उस आचार्य चाणक्य ने वैरोचक को आधा राज्य नहीं दिया, अपितु उसने ये तो एक लोगों में फैला दिया कि ये तो इसको आधा राज्य दे रहे हैं, परंतु आचार्य चाणक्य ने ऐसा सोचा है, वो तो मूर्ख कह रहा है कि इस मूर्ख चाणक्य ने ऐसा सोचा हुआ है कि किसी न किसी तरह से इसका भी वध किया जाएगा, पर लोगों को यह बता देना है कि वैरोचक को आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त के साथ आधा राज्य दे दिया। अब यदि वैरोचक का वध किया भी जाएगा तो लोग तो यही सोचेंगे ना, किसी और ने मार दिया है, किसी घटना में उसका वध हो गया है। वो ये नहीं सोचेंगे कि आचार्य चाणक्य ने उसको मरवाया है। तो ये तो एक लोगों में फैलाने के लिए हो जाता है। ठीक है, जैसे होता है ना कि कई बार कोई मंत्री होते हैं, हमने फिल्मों में जैसे देखा है, वास्तविकता को ही देख करके फिल्मों में बनाया जाता है कि पहले तो जो दुर्जन लोग होते हैं, जो प्रतिपक्षी लोग होते हैं, वो किसी को मरवा देते हैं। फिर क्या करते हैं, जब वो मर जाता है, जब उसका अंतिम शव यात्रा होती है, तो वहां पर दुख दिखाने आ जाते हैं। वो स्वयं ही मरवा देते हैं और स्वयं ही दुख प्रकट करने आ जाते हैं, खेद प्रकट करने आ जाते हैं। उसी प्रकार का कुछ यहाँ पर भी है। अब ये बात तो हो गई कि परिहारार्थम लोक प्रतिपत्ति ही उपचिता, उपरचिता। ये हमने पिछले व्याख्यान में अच्छे प्रकार से इसका अर्थ भी हमने जान लिया था। अब फिर ठीक है, राक्षस कहता है आगे क्या हुआ। अब आगे की बात यहां से विराट गुप्त बता रहा है। क्या कहता है कि ततः प्रथमम एव प्रकाशिते चंद्रगुप्तस्य अर्धरात्रे नंद भवन प्रवेशे। अर्थात सभी लोगों को यह बता देने पर कि चंद्रगुप्त का
अभिषेक होने के बाद आधी रात में ही नंद भवन में प्रवेश होगा, है ना। ऐसा सभी लोगों को बता दिया गया कि आधी रात में होगा, पर लोगों को यह बताया, पर ऐसा हुआ नहीं। जब वो राक्षस की चाल को समझ गया था, तब आचार्य चाणक्य ने उस जो नंद भवन में प्रवेश की जो रात्रि की जो योजना थी, उसको उसी समय करवाना शुरू कर दिया। तो ऐसा कर दिया है, नंद भवन प्रवेशे कृताभिषेके च वैरोचके, और जो वैरोचक है उसका अभिषेक कर दिए जाने पर, है ना, लोगों को तो ये बात फैल गई कि अर्धरात्रि में चंद्रगुप्त का नंद भवन में प्रवेश होगा, तो वैरोचक का भी होगा, क्योंकि वैरोचक को भी तो आधा राज्य दिया जा रहा है, दोनों ही राजा बन रहे हैं ना, मिल बांट करके। तो वैरोचक का अभिषेक हो जाने के बाद, जो वैरोचक व्यक्ति है पर्वतेश्वर का भाई है, ये छोटा भाई, फिर लिखा है कि विमल मुक्ता गुण परिक्षेपोप रचित चित्रपट वार बाण प्रच्छादित शरीरे। अब ये वैरोचक के शरीर का सौंदर्य बता रहे हैं कि वो कैसा है, कि उसका जो शरीर है वो ऐसे कंचुक से, कंचुक का मतलब कुर्ता होता है, और यहां पर उस प्रकार का कुर्ता होगा जिससे बाणों को रोका जाए, एक कवच कह सकते हैं, कवच, ठीक है। तो वो कैसा है, विमल मुक्ता गुण परिक्षेपोप रचित, अर्थात सुंदर, अति सुंदर मोतियों से बनी हुई माला से, माला माला से निर्मित, माला से निर्मित कैसे है वो माला, कैसी है, जिसमें सुंदर मोती लगे हुए हैं, इस प्रकार की माला से बनाए गए चित्रपट वाला, इस प्रकार की माला लगी है जिस कपड़े में, इस तरह के कपड़े से, चित्रपट विचित्र कपड़ा है जो, इस प्रकार के कपड़े से वार बाण प्रच्छादित शरीरे, इस तरह के कपड़े से बनाया गया जो कवच है, उस कवच से उस वैरोचक का शरीर ढक दिए जाने पर, यानी कि एक कवच को वैरोचक को धारण कर देने पर क्या हुआ ये बताएगा, कि ऐसा होने पर, ऐसा होने पर इसके बाद क्या हुआ, वो वहां का वृत्तांत बता रहा है। तो शरीर तो उसको, उसका जो है वो कंचुक के द्वारा ढक दिया गया है, ठीक है, उसको कुर्ता पहना दिया गया है, और उसके बाद उसका मस्तक कैसा हो गया है, मणिमय मुकुट निविड़ नियत रुचित रुचिरतर मौलऊ, और उसकी मौली, मौली मतलब सिर, बाल कैसे हो गए हैं, रुचिरतर, अत्यधिक सुंदर हो गए हैं। किससे हो गए हैं, मणिमय मुकुट निविड़ नियत, अर्थात मणियों से युक्त, रचे गए, बनाए गए मुकुटों, मुकुट के अच्छी प्रकार से बंध जाने पर, अर्थात सुंदर मुकुट उसके सिर में धारण कर दिए जाने पर। और ऊपर वाली पंक्ति का अर्थ है कि एक ऐसा कंचुक, एक ऐसा वार बाण, एक शब्द आया है वार बाण कंचुक के लिए, तो उसको, यानी कि उस कवच को धारण कर देने पर अब उसका वक्षस्थल कैसा हो गया, सुरभि कुसुम दाम वैकक्षिक अवभाषित विपुल वक्षस्थले, अब उसका वक्षस्थल कैसा हो गया है, जो अवभाषित हो रहा है, सुंदर लग रहा है, चमक रहा है। किससे चमक रहा है, वैकक्षिक होने के कारण, यानी कि तिरछी, उसमें कुछ तिरछे लटकाए जा रहे हैं। तिरछे क्या है, वो दाम है, दाम का मतलब होता है माला, करधनी भी जिसको बोलते हैं, और वो कैसे है, कुसुमों से बनी हुई, और वो कुसुम कैसे हैं, सुगंधित हैं। कहने का भाव यह है कि खुशबू वाले फूलों से बनाए गए, मालाओं से तिरछे लटकाए हुए वक्षस्थल वाला, अर्थात जिसके वक्षस्थल पर फूलों की माला को तिरछे रूप में लगाया गया है, ऐसा वैरोचक। और कैसा है, परिचित तमई ही अपि अनभिजायमान आकृतौ, अब वो उसकी आकृति ऐसी हो गई है कि जो उसके परिचित लोग हैं, परिचित तमई ही, और परिचिततम मतलब अच्छे प्रकार से उसको जानने वाले जो व्यक्ति हैं, उनके द्वारा भी उसकी आकृति को नहीं पहचाना जा रहा है। क्यों, उसमें ये ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि चंद्रगुप्त और वैरोचक में भेद नहीं करना है, क्योंकि आगे जाके इसी के आदमी, अमात्य राक्षस के आदमी इस वैरोचक को
चंद्रगुप्त समझ करके मार देंगे। अब इसी पंक्ति में आगे आएगा, देखिए, इसलिए उसको इस तरह से सजा दिया गया है। ये सब चाणक्य, आचार्य चाणक्य की बुद्धि का प्रयोग है। फिर देखिए, चाणक्य हतकादेशात चंद्रगुप्त उपवाह्याम चंद्रलेखाभिधानाम गजवशाम आरुह्य, और उसको चंद्रगुप्त की हथिनी में बैठा भी दिया गया, जिससे चंद्रगुप्त इधर उधर जाया करता था, जो नंद की थी पहले। तो उस हथिनी का नाम क्या है? चंद्रलेखा। ये भी ध्यान रखिएगा, चंद्रलेखा नाम की हथिनी पर उसको गजवशाम, हथिनीम, गजनीम आरुह्य बैठा दिया गया है भैया। ठीक है, किसके आदेश थे? चाणक्य हतकादेशात, दुष्ट चाणक्य के आदेश से। क्यों मैं दुष्ट नहीं कह रहा हूं, क्योंकि राक्षस विराट गुप्त बता रहा है, इसलिए वो हतक कह रहा है, दुष्ट कह रहा है। और क्या हो रहा है? चंद्रगुप्त अनुयायिना राजलोकेन अनुगम्य माने, और चंद्रगुप्त के अनुयायी जो हैं वो उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, क्योंकि वो तो यही सोच रहे हैं ना ये कि चंद्रगुप्त जा रहे हैं आगे, क्योंकि उसका रूप, उसका सौंदर्य इसी प्रकार बना दिया गया है, तो उसके पीछे उसके ही अनुयायी भी जाएंगे भैया। और जवेन देवस्य नंदस्य भवनम प्रविशति वैरोचके, जवेन मतलब वेगेन, अर्थात शीघ्रता से नंद के, राजा नंद के भवन पर वैरोचक के प्रवेश हो जाने पर, ये सप्तमी का प्रयोग ऐसी जगह होता है जहां पर हम कहते हैं कि ऐसा हो जाने पर। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना, गते सती, चले जाने पर। गते में भी सप्तमी है और सती में भी शत्रुप्याम का, प्रत्यांत का जो है उसमें भी सप्तमी ही होती है, ऐसा हो जाने पर। तो वो विराट गुप्त वृत्तांत बता रहा है ना कि ऐसा होने पर, ऐसा होने पर। और कह रहे हैं अब बताइए, क्योंकि वो नंद भवन में प्रवेश कर रहा है भैरवचक। अब कह रहे हैं युष्मत प्रयुक्तेन सूत्रधारेण दारुवर्मणा, दारुवर्मा नाम का जो व्यक्ति है, जिसको अमात्य राक्षस ने चंद्रगुप्त को मारने के लिए भेजा हुआ है वहां पर गुप्त रूप से, तो कह रहे हैं आपके द्वारा जो प्रयुक्त किया गया है दारुवर्मा, उसने क्या किया? चंद्रगुप्तोयम इति मन्यमानेन वैरोचकस्योपरि निपातनार्थम सज्जीकृतम यंत्र तोरणम, उसने ये सोचा कि ये जो चंद्रगुप्त है ये अंदर भवन की ओर प्रवेश कर रहा है, उसने उसने चंद्रगुप्त मान करके चंद उस वैरोचक के ऊपर गिराने के लिए यंत्र तोरण तैयार कर दिया। यंत्र तोरण का मतलब है कि बहुत बड़ा एक स्तंभ, अगर वो किसी व्यक्ति के ऊपर गिर जाए तो वो व्यक्ति मर जाएगा, उसकी चटनी बन जाएगी, मतलब एक प्रकार से, इस प्रकार से पिस जाएगा वो। तो दारुवर्मा ने वो तैयार कर लिया यंत्र तोरण द्वार, जैसे ही ये हाथी में बैठ के अंदर को जाएगा, मैं वहां से इसको गिरा दूंगा। अब होता क्या है, अभी बलपूर्वक चल रहा है हाथी, जिस हाथी में, हथिनी में जो बैठा हुआ है वो वैरोचक, लोग उसको चंद्रगुप्त सोच रहे हैं, वो तेजी से जा रहा है अंदर की ओर। फिर कह रहे हैं अत्रांतरे बहिर्निर्गही निर्गृहीत वाहनेषु स्थितेषु चंद्रगुप्तानुयायिषु भूमिपालेषु। अब क्या हो गया, जो चंद्रगुप्त के पीछे पीछे जा रहे थे अन्य राजा लोग, छोटे राजा, वो बाहर ही रह गए, वो अंदर नहीं गए। उनको पता है, क्योंकि उन सबको इस योजना के बारे में आचार्य चाणक्य ने पहले ही बताया हुआ है ना। तो बहिर निर्गृहित वाहनेषु, अर्थात बाहर ही रोक लिया है अपनी गाड़ियों को, जिन्होंने बाहर ही, उन्होंने अपनी गाड़ियों का ब्रेक लगा दिया और बाहर ही रुक गए हैं वो। और इसलिए फिर क्या हुआ, युष्मत् प्रयुक्ते नैव चंद्रगुप्त निषादिना वरवरकेण, और दूसरा व्यक्ति कौन है जो इसने प्रयुक्त किया है अमात्य राक्षस ने उसको मारने के लिए, उसका नाम है वरवरक, वरवरक नाम का व्यक्ति। तो कह रहे हैं और दूसरा, चंद्रगुप्त को मारने के लिए प्रयुक्त किए गए, आपके द्वारा प्रयुक्त किए उस वरवरक ने, उसने क्या कहा, कनक दंडांतर निहिताम अशिपुत्रिकाम आकृष्टम आकृष्ट कामेन अवलंबिता करेण कनक श्रृंखलावलंबिनी कनक दंडिका। अब उसने क्या करा, उसने सोने के दंड में, कनक दंड मतलब सोने के दंड में, सोने का जिसमें तलवार को रखने वाला जो वो होता है ना, कवर होता है, उसमें रखा हुआ है, उससे छुरी को खींच लिया।
क्योंकि उसने सोचा था जैसे ही ये जाएगा मैं इसका गर्दन उड़ा दूंगा। सभी लोग प्रयास में हैं। तो उसने क्या कर गया कि सोने के एक पात्र में स्थित की गई जो चाकू है उसको वहां से आकृष्ट कामेन अर्थात निकालना चाहा। अवलंबिता करेण कनक श्रृंखलावलंबिनी कनक दंडिका। और कनक श्रृंखलावलंबिनी अर्थात सोने की जंजीर में लटकी हुई कनक दंडिका अवलंबिता अर्थात सोने से बनी हुई कोई जंजीर है, जो कोई चैन है, उसमें वो लटक गया। अर्थात उसने अपने हाथ को पकड़ लिया। ठीक है, हाथ को पकड़ा क्यों? क्योंकि वो चाकू निकालना चाह रहा था उसको मारने के लिए। ठीक है, दारू वर्मा ने यंत्र तोरण तैयार कर लिया है उसके ऊपर गिराने के लिए, और वरवरक ने चाकू निकालना चाहा। अब इस स्थिति को मन में से निकालना मत, ध्यान से देखना आगे होता क्या है अब। ठीक है, आगे क्या होता है तुरंत इसके आगे देखिए। राक्षस कहता है उभयोरप्यस्थाने यत्न ततस्ततः। अब दोनों ने राक्षस मन में सोच रहा है कि वो लोग प्रयास तो कर रहे हैं पर उनका जो प्रयास है वो अस्थाने अनुचित है, वो क्योंकि उनको नहीं पता है ये चंद्रगुप्त नहीं है करके। अब फिर बात तो सुननी ही है भैया, जैसा भी हुआ। अब इसके बाद आगे बताता है विराट गुप्त कहता है कि आगे क्या हुआ पूछा तो फिर विराट गुप्त कहता है, ये देखिए राक्षस ने कहा यहां पर उभयोरप्यस्थाने यत्न ततस्ततः। फिर विराट गुप्त कहता है अथ जघनाभिघातम उत्प्रेक्षमाणा गजवधू अतिजवनतया गत्यंतरम आरूढ़वती। यहां से बात बिगड़ गई। पहले जो हथिनी है वो तेजी से चल रही थी, अब जो है वो हथिनी क्योंकि उसके जघन पर किसी चीज से चोट लग रही है, अभिघात हो रहा है, या किसी भी वस्तु से होता है, जैसे हम किसी पशु के ऊपर, घोड़े के ऊपर कुछ भारी कुछ रख देते हैं तो उससे हो सकता है उसको कुछ आघात हो रहा हो, कुछ कष्ट हो रहा तो धीरे चलने लगता है। तो अब जो ये हथनी है वो धीरे धीरे चल रही है, अब तेजी से नहीं चल रही है। परंतु जो वो दारूवर्मा है उसने यंत्र तोरण को वहां से गिराना शुरू कर दिया है, क्योंकि उसने हथिनी की गति को तेजी से देखा है तो उसने तेजी से गिराना शुरू कर दिया। पर यहाँ गति धीरे हो गई। अब क्या होता है, ततः प्रथम गत्यनुरोध प्रकृत्या कलित मुक्तेन प्रभिष्ट लक्ष्यम पतता यंत्र तोरणेन आकृष्ट कृपाणी व्यग्र पाणी अनायासा अनासादयन एव चंद्रगुप्त प्रत्याशया वैरोचकम दारुवर्मणा हस्तपस्वी वरवरकः। अब ये जो दारुवर्मा ने ऊपर से एक स्तंभ गिराने के लिए जो तैयार किया हुआ था वो स्तंभ चंद्रगुप्त के ऊपर, तो चंद्रगुप्त तो वैसे भी नहीं है, या तो वरवरक को मरना था या वैरोचक को मरना था। जो जो वरवरक होता है वो हाथी का एक वाहक है, हाथी को ले जा रहा, जैसे सारथी रथ को ले जाता है, उसी प्रकार के हाथी के आगे यहाँ पर मस्तक के पास बैठा हुआ है ये व्यक्ति, तो ये आगे है। तो जैसे ही उसने यंत्र तोरण द्वार गिरा वो इसके ऊपर गिर गया, इसके ऊपर वो गिर गया। वह इसलिए मारा गया क्योंकि यदि हाथी जो जा रहा था अंदर को, यदि उसकी गति पहले की तरह ही रहती तो हो सकता है जिसको वो लोग चंद्रगुप्त मान रहे थे, जो वैरोचक है, वो मारा जाता। फिर भी मरता तो राक्षस का ही आदमी, पर हाथी ने अपनी गति को धीमा कर दिया तो इसलिए हाथी के अग्रभाग में बैठा हुआ जो वरवरक था वो उस खंबे से, उस स्तंभ के गिरने से हतः मारा गया। ठीक है, देखिए यहां पर लिखा है वो कैसा है, यंत्र तोरणेन आकृष्ट कृपाणी व्यग्र पाणी ही, जिसकी जो पाणी है, हाथ है, वो व्यग्र हुई है, व्यस्त हुई है। किससे? आकृष्ट कृपाणी ही, जिसने खींच लिया है कृपाण को, तलवार को, या जो वो अशिपुत्री का है। यंत्र तोरणे न, यंत्र तोरण से, यंत्र तोरण के द्वारा। ठीक है, ये प्रथम गति अनुरोध प्रत्याकलित मुक्ते न, ये है कि पहले वाली गति को देख करके छोड़े गए,
प्रभृष्ट लक्ष्यम, जिसका लक्ष्य क्या है, वो प्रभृष्ट हो गया, क्योंकि गति ही भ्रष्ट हो गई। गति जो पहले थी वो गति है नहीं अब, तो इसका जो लक्ष्य है वो प्रभृष्ट हो गया। लक्ष्य था जो हाथी के मध्य में बैठा हुआ था उस पर गिरना, पर वो उस पर न गिर करके वरवरक नामक उस पर व्यक्ति पर गिर गया, और दारुवर्मणा हतस्तपस्वी वरवरक, वरवरक नाम का जो तपस्वी था वो मारा गया। अब क्या है लिखा है, चंद्रगुप्त प्रत्याशया, चंद्रगुप्त की प्रत्याशा से, चंद्रगुप्त को मान करके, ठीक है। ततो दारुवर्मणा यंत्र तोरण निपातना आत्मवधम आकलय्य शीघ्रम एव उत्तंग तोरण स्थान आरूढ़ेन यंत्र घट्टन वीज अच्छा घट्टन वीज लोह कीलम आदाय हस्तिनी गत एव हतस्तपस्वी वैरोचकः। अब इस दारुवर्मा के काम देखिए, इसने पहले तो वरवरक को मार दिया, और उसके बाद इसने किसको मार दिया, हतस्तपस्वी वैरोचकः, वैरोचक को भी इसने मार दिया, ठीक है। किससे, यंत्र घट्टन वीज लोह कीलम आदाय, लोहे की कील को लेकर के, लोहे की कील से जो हाथी में बैठा हुआ है ऐसे वैरोचक को मार दिया, ठीक है। और क्यों मारा, क्योंकि यंत्र तोरण निपातिना आत्मवधम आकलय्य, अर्थात मेरा ही वध ना हो जाए कहीं, अपने वध को सोच करके, अपनी आत्मवध को सोच करके कि कहीं मेरी मृत्यु न हो जाए, इसलिए शीघ्रम एवं, शीघ्र ही, जल्दी से ही, उत्तुंग तोरण स्थान आरूढ़े न, उत्तुंग तोरण स्थान में जो आरूढ़ हुआ है, वहां पर जो चढ़ा हुआ है, उसने यंत्र घट्टन वीजन, यंत्र को चलाने वाली जो कील है, लोहे की जो कील है, उसको ग्रहण करके उस दारुवर्मा ने वैरोचक को भी मार दिया, ठीक है। वैरोचक भी मर गया भैया, जिसको ये चंद्रगुप्त सोच रहे थे। अब आधा राज्य तो गया। अब राक्षस हाह कष्टम अनर्थद्वयम आपतितम नहतश्चंद्रगुप्तोषौ एतो वैरोचक वरवरकौ, कह रहे चंद्रगुप्त नहीं मारा गया, ये बहुत ही दो कष्ट हो गए हैं। अनर्थद्वयम, क्योंकि दो कष्ट क्या है, वैरोचक और वरवरक नाम के जो अमात्य राक्षस के व्यक्ति थे, आदमी थे, वो ही मारे गए। सावेगम आत्मगतम, मनी मन सोच करके आवेग पूर्वक कहता है, नतौ उभौ हतौ दैवेन वयमेव हताः, ये मानिए कि हमारे आदमी नहीं मारे गए हैं, भाग्य से हम ही मारे गए हैं, हमारी पराजय हो गई है। अमात्य राक्षस क्या कह रहे हैं कि मानो कि हम ही पराजित हो रहे हैं, हम ही मारे गए हैं, मनी मन सोचा। फिर कहता है, अथ सूत्रधारो दारुवर्मा क्व, अब वो दारुवर्मा कहां गया जिसने हम अपने आदमियों को मार दिया। फिर विराट गुप्त कहता है कि वैरोचक पुरस्सरेण पदाति लोके नेव लोष्ट घातम हतः, अब उस दारुवर्मा वो सबकी हत्या कर रहा था, उसको वहां जो लोग पैदल चल रहे थे, उन लोगों ने पत्थर मार मार के उसको मार दिया। वैरोचक पुरस्सरेण, वैरोचक के आगे आगे चलने वाले, पुरस्सर या पीछे पीछे चलने वाले हो सकता है, पुरस्सरम, पुरह वैसे आगे होता है, पदाति लोके ने, पदाति का मतलब पैदल सेना जो होती है, लोके ने व जने नैव लोष्ट घातम हतः, लोष्ट का मतलब क्या होता है, कंकड़, पत्थर के टुकड़े, उनके द्वारा वो भी मारा गया, ठीक है। अब देखिए दारुवर्मा भी गया काम से, धीरे धीरे किस प्रकार से, अभी दो लोग और हैं, और अधिक उसको कष्ट हो रहा है, ठीक है। हाँ, वैरोचक के पीछे चलने वाले, ठीक है, पुरस्सर। अब आगे देखिए, राक्षस कहता है, शास्त्रम कष्टम अश्रुपूर्वक कष्टम अहो वत्सलेन सुहृदा दारुवर्मणा युक्ता स्मः, अथ तत्र तेन भेषजा अभयदत्तेन के अनुष्ठित, कहता चलो क्या करें, इस दारुवर्मा ने हमको वियोगी बना दिया, हमको छोड़ करके ये चला गया, हमारा मित्र दारुवर्मा। अब कहते हैं ये तो जो हुआ सो हुआ, जो वहां पर अभय दत्त नाम का भिषज था, भिषज मतलब वैद्य, डॉक्टर, तेन किम अनुतिष्ठितम, उसने क्या किया, अब उसके बारे में भी सुनिए। विराट गुप्त कहता है, अमात्य सर्वम अनुष्ठितम, उसने सब कुछ किया,
फिर राक्षस खुश हो जाता है, सहर्षम किम हतो दुरात्मा चंद्रगुप्त। करें अच्छा सब कुछ किया यानी कि चंद्रगुप्त मारा गया। विराट गुप्त कहता है अमात्य दैवान न हतः, परंतु भाग्य से नहीं मारा गया। फिर राक्षस कहता है तत् किमिदानीम कथयसि परिदुष्टः सरमम अनुष्ठितमिति। तो खुश होकर के ये क्यों कह रहे हो कि उसने सब कुछ किया, जब चंद्रगुप्त ही नहीं मारा गया कह रहे हो, तो खुश होकर के ये क्यों कह रहे हो कि सर्वम अनुष्ठितम। तब राक्षस, तब विराट गुप्त कहता है उसकी बात, जो अभय दत्त नाम का वैद्य है उसको कैसे मारा गया। अमात्य कल्पितम अनेन विष चूर्ण मिश्रम औषधम चंद्रगुप्ताय। किसी ने विष मिला करके एक औषधि चंद्रगुप्त के लिए बनाई। तच्च प्रत्यक्षीकुर्वता चाणक्य हतकेन कनक भाजने वर्णांतरम उपगतम उपलभ्य अभिहितश्चंद्रगुप्तः वृषला शविषम औषधम न पातव्यमिति। कहते हैं तब उस जो औषधि निर्माण की गई थी उस वैद्य के द्वारा, उसका परीक्षण करने वाले, उसको परीक्षण कर रहे हैं ना कि वह औषधि है या कुछ और तो नहीं है, इस प्रकार का परीक्षण करने वाले दुष्ट चाणक्य ने उसको सोने के बर्तन में डाल दिया। अब सोने के बर्तन में जैसे ही डाला उस औषधि का रंग बदल गया, क्योंकि विष होता है तो अगर वैसे जैसे विष को पिया जाता है तब भी वो मुख या कंठ उसका नीला हो जाता है, काला हो जाता है, इसलिए तो भगवान शंकर को नीलकंठ भी कहा जाता है। तो सोने के बर्तन में यदि विष को डालेंगे तो वो अपना रंग बदल देगा, ऐसा एक यहाँ पर उपाय बताया गया है। तो वर्णांतरम उपगतम उपलभ्य, उनने देखा कि ये सोने के पात्र में डालने पर ये जो औषधि है ये तो रंग बदल दे रही है। इतने में आचार्य चाणक्य समझ गए। उनने चंद्रगुप्त को कहा हे वृषल, चंद्रगुप्त ये जो औषधि है ये विष से भरी है, इसलिए नहीं पीना चाहिए। उनने मना कर दिया उसको पीने से। अब चंद्रगुप्त क्यों पिएगा अपने गुरु की आज्ञा, वो विश्वास क्यों नहीं करेगा। राक्षस शठः खल असौ वटुः, कह रहे बहुत दुष्ट है ये चाणक्य, सब कुछ पहचान लेता है। अथ स वैद्य कथम, तो कह रहे हैं वह फिर उस वैद्य का क्या हुआ फिर उसके बाद जब वो पकड़ा गया कि विष मिला रहा है औषधि में। विराट गुप्त कहता है कि स खलु वैद्यस तदैव औषधम पायितः उपरतश्च, जैसी करनी वैसी भरनी हो गया है। अब आचार्य चाणक्य ने उस वैद्य को वही विष पिला करके मार दिया, क्योंकि तूने ऐसा विष बनाया क्यों, तू ही इसको पी। उसको पिला करके उसको भी मरवा दिया गया। राक्षस कहता सविषादम अहह महान विज्ञान राशि उपरतः, कहते बहुत बड़ा वैज्ञानिक हमारा मारा गया। विज्ञान राशि ही, जो विज्ञान की राशि है, विज्ञान का भंडार है, जो वो मारा गया। किसके लिए कह रहे हैं, वो वैद्य के मारे जाने। भद्र अथ तस्य शयनाधिकृतस्य प्रमोदकस्य किं वृत्तम, कह रहे हैं अब जो एक प्रमोदक नाम का व्यक्ति है, जो वहां पर जहां चंद्रगुप्त शयन करते थे वहां पर उसको अधिकृत किया गया था, नियुक्त किया गया था कि किसी न किसी प्रकार से आप इनका वध कर देना जब ये सोएंगे। इस प्रकार से उसका क्या हुआ बता रहे हैं, कह रहे हैं विराट गुप्त आत्मविनाश, उसका आत्मविनाश हो गया। आत्मविनाश का मतलब आत्महत्या कर दी होगी क्या, नहीं, क्या हुआ वो आगे देखिए। विराट गुप्त यहां पर कह रहे कथम एवं आत्मविनाश, बताते हैं यहां पर विराट गुप्त बता रहा है। कहता कि सखलु मूर्ख तम युष्माभिः अतिसृष्टम महांतम अनर्थ राशिम अवाप्य महतो व्ययेन उपभुक्तुम आरब्धवान, महता व्ययेन होना चाहिए, ठीक है। कह रहे जो वो व्यक्ति था प्रमोदक नाम का, उसको आपने बहुत सारा धन दे दिया था, वो मूर्ख उस धन को लेकर के व्यसनी हो गया। महानतम अनर्थ अर्थ राशिम अवाप्य महता व्ययेन उपभोक्तुम आरब्धवान, उस पैसे का जो वो आपने प्रयोग करने के लिए दिया था कि आप किसी न किसी प्रकार से चंद्रगुप्त का वध कर देना, परंतु वो उसका स्वयं ही उपभोग करने लगा। वो स्वयं ही उसका उपभोग करते, अपने ही खर्चे में, अपने ही फैशन में, अपने ही आनंद से रहने लगा उन पैसों के माध्यम से, जो पैसे आपने दिए थे।
राक्षस को कह रहा है विराट गुप्त। फिर कहता है ततः कुतोयम भूयान धनमागमस्तव इति पृच्छमानोयम यदा वाक्य भेदान बहून कथयन। जब उसको ये पूछा गया वहां लोगों ने कि आपके पास इतना पैसा कहां से आया, क्योंकि किसी सामान्य व्यक्ति के पास जिसके बारे में हमें पता नहीं हो कि ये इसकी कोई सरकारी नौकरी नहीं है या इसके ये कोई बिजनेसमैन नहीं है या कोई व्यापारी नहीं है, तो इसके पास इतना धन कहां से आया। तो ऐसा जब उसको पूछा गया तो वो वाक्य भेदात बहुन कथयन, वो कभी कुछ बताता किसी को कुछ बताता। तो इससे ये पता चला कि ये व्यक्ति कोई दुष्ट है, कोई गुप्तचर है, ये सच बातें नहीं कर रहा है और इसके पास इतना धन कहां से आया। ऐसा संशय करते हुए तदा चाणक्य हतकादेशात विचित्रेण वधेन अव्यापादित। फिर चाणक्य के आदेश से आपका वो प्रमोदक नाम का व्यक्ति भी व्यापादित मारा गया। और कैसे मारा गया, विचित्रेण वधेन, उसका वध विचित्र रूप से किया गया, तड़पा तड़पा कर मारा गया उसको, क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया है भैया। अब राक्षस शोद्वेगम, उद्वेग पूर्वक दुख पूर्वक कहता है कथम अत्रापि वयम एव उपहृता दैवेन, कह रहे किस प्रकार से भाग्य के द्वारा हम ही मारे जा रहे हैं। क्यों आचार्य चाणक्य का कोई व्यक्ति मारा नहीं जा रहा है, भाग्य बार बार मेरे ही ऊपर क्यों वार कर रहा है, ऐसा चिंतन करता हुआ कह रहा है। कह रहा है अथ, अब इसके बाद और भी कुछ लोग हैं जो उन्होंने चंद्रगुप्त को मारने के लिए लगाए हैं, उन सभी का वृत्तांत सामने आ रहा है, वो कैसे मर गए। अथ फैतस्य चंद्रगुप्तस्य शरीरे पहर्तुम अस्मत् प्रयुक्तानाम नर पति शयन गृहस्यांतः सुरंगायाम निवसताम बीभत्सकादीनाम को वृत्तांतः। अब कह रहे हैं कुछ लोग हमने चंद्रगुप्त के शरीर को समाप्त करने के लिए प्रयुक्त किए गए थे हमारे द्वारा। नरपति शयन गृहस्य अंतः सुरंगायाम निवसताम, और वो कहां रहते थे, जहां चंद्रगुप्त का सोने का गृह था, शयन कक्ष था, वहां पर अंदर सुरंग में रहते थे वो लोग चुपचाप से, पता नहीं था किसी को। उस सुरंग में, सुरंगा लिखा है, तो उस सुरंग में रहने वाले जो विभत्सक आदि व्यक्ति थे उनका क्या हुआ पूछ रहा है, क्योंकि वो चुपचाप से सुरंग में रहते थे। कुछ इस प्रकार का यदि मौका मिलता तो वो चंद्रगुप्त को मार देते। ऐसे व्यक्तियों का क्या हुआ बता रहे हैं, क्योंकि सुरंग तो अंदर होती है, पता नहीं चलता कि इसके अंदर भी कुछ कोई कमरा है। तो विराट गुप्त कहता है अमात्य दारुणो वृत्तांत, करें उनका भी बहुत कठिन, बहुत कष्ट युक्त वृत्तांत है। ये मत सोचिए कि चाणक्य के किसी भी व्यक्ति को उसने उन लोगों ने भी मारा हो। राक्षस कहता है साविगम कथम दारुणो वृत्तांतः न खलु विदिताः ते तत्र निवसन्तः चाणक्य हतके न। कह रहे कैसा उनका दारुण वृत्तांत है, कहीं वह चाणक्य के द्वारा पहचाने तो नहीं गए वहां रहते हुए। ते तत्र निवसन्तः चाणक्य हतकेन विदिताः खलु, कहता है कथमिव अथ किम। हाँ, विराट गुप्त कहता है और क्या, पहचाने गए। कह रहे कैसे पहचान लिया, वो तो सुरंग के अंदर रहते थे, उनको चाणक्य ने कैसे पहचाना, वो बता रहे हैं। अब अंतिम व्यक्ति है ये जो मारा जा रहा है। अब इसकी देखिए बहुत ही अद्भुत बुद्धि का प्रयोग, देखिए कैसे पहचाना उन्होंने। ये आपने सुनी भी होगी ये कहानी। कहते हैं प्राक चंद्रगुप्त प्रवेशात प्रविष्ट मात्रेण एव शयन गृहे चाणक्येन दुरात्मना हमंताद अवलोकितः। क्योंकि वो आचार्य चाणक्य हैं, ऐसा बुद्धिमान पंडित, ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति आज तक संसार में नहीं हुआ, जो बुद्धि से ही ऐसी ऐसी सेनाओं को पराजित कर देता था जितनी बड़ी सेना समस्त विश्व में नहीं होती थी, है ही नहीं किसी के पास, जैसे सिकंदर। तो जैसे ही वो चंद्रगुप्त सोने के लिए शयन कक्ष में गए तो पहले चाणक्य ने चारों ओर देख लिया कि कोई है तो नहीं, क्योंकि भाई राजा का शयन कक्ष है, सामान्य थोड़ी है, चारों ओर सारी सुरक्षा होनी चाहिए। वो उनके गुरु भी हैं, वो उनके मुख्यमंत्री भी हैं, तो उनका कर्तव्य बनता है कि हमारे राजा को कुछ ना हो। तो जैसे ही उन्होंने चारों ओर देखा उस कमरे में, उस कक्ष में, तो क्या देखा, ततस्तु एकस्माद् भित्ति छिद्रात् गृहीत भक्तावयवाम निष्क्रामंतीम पिपीलिका पंक्तिम अवलोक्य पुरुष गर्भम एतत् गृहमिति गृहीतार्थेन दाहितम तदंतः शयन गृहम।
अब क्या करा इन्होंने, एक दीवार के छेद में, दीवार में जो छिद्र था, उस छिद्र से चींटियों की जो पंक्ति है वो चावल के दानों को लेकर के आ रही थी बाहर को। क्योंकि कहीं भी हम कुछ अन्न डाल देते हैं, कहीं जमीन पर, पृथ्वी पर, कहीं भी, तो उस पर चींटियां लग जाती हैं और एक एक टुकड़े को ले जाने लगती हैं पंक्तिशः। तो जैसे ही कहीं छिद्र से, दीवार के छिद्र से, भक्त अवयवाम, भक्त का मतलब होता है भात, अवयव मानव मतलब उसके टुकड़े, यानी कि चावल के टुकड़े, तो चावल के टुकड़ों को बाहर को लाती हुई चींटियों की पंक्ति को आचार्य चाणक्य ने देखा। जैसे ही उन्होंने उस पंक्ति को देखा तो वो समझ गए कि इस कमरे के अंदर कोई न कोई पुरुष छुपे हुए हैं, कोई न कोई व्यक्ति वहां रह रहा है। उस व्यक्ति ने वहां भात पकाया होगा, चावल बनाए होंगे, कुछ चावल गिर गए होंगे, उन्हीं को तो चावलों को ये चींटी ला रही है, अन्यथा शयन कक्ष में ये चावल कैसे, चावल के दाने कैसे? ये दिमाग लगाने वाली बात है। इसी प्रकार का एक दूसरा भी वृत्तांत है कि एक बार आचार्य चाणक्य ने उनको पैर में कांटा चुभा, कांटा चुभा क्योंकि कांटे का छोटा सा पौधा था। तो उन्होंने क्या किया, ये कांटा मुझे तो चुभा है परंतु किसी दूसरे को नहीं चुभना चाहिए। उन्होंने क्या किया, उस छोटे से पौधे के जड़ में मट्ठा डाल दिया, लस्सी जो दही से बनाया जाता है उसको डाल दिया। उनके शिष्यों ने पूछा कि ऐसा क्या कर रहे हैं आप? उनने कहा कि जो ये इसके जड़ में मैं ये मट्ठा डाल रहा हूं, तो इसको खाने के लिए अन्य जो चींटी आएंगी या अन्य जो कीड़े मकोड़े आएंगे वो इस जड़ को ही खत्म कर देंगे। इस प्रकार से कांटे वाला वृक्ष समाप्त हो जाएगा। जो कष्ट मुझे हुआ है वो दूसरों को न हो, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। ऐसा ही दिमाग इन्होंने यहां पर भी लगा दिया। यदि अंदर से चावल के टुकड़ों को लेकर के चींटियां आ रही हैं तो कोई न कोई अंदर रहता है, वो निश्चित कर लिया और उन्होंने उस पूरे शयन गृह को अंदर से जला दिया। तदंतः शयन गृहम दाहितः। अब वो जो है वो व्यक्ति वो अंदर ही जल करके मर जाएंगे, क्योंकि बाहर आने का रास्ता ही नहीं है। तस्मिश्च दह्यमाने धूमावरुद्ध दृष्टयः प्रथम अपिहितम निर्गमन मार्गम अनधिगम्य सर्वे एव विभत्सकादयस्तत्रैव ज्वलनम उपगताः उपरताश्च। करें प्रथमम अपिहितम निर्गमन मार्गम अनधिगम्य, अर्थात जो निकलने वाला जो मार्ग है वो पहले ही बंद कर दिया गया, तब आग लगाई गई। तो कह रहे हैं जो बाहर निकलने वाला मार्ग था उसको पहले ही बंद कर दिए जाने पर और जलते हुए धुएं से उनकी दृष्टियां जो रुध रही थी, दृष्टि आंखें बंद हो रही थी, ऐसे वो लोग अंदर ही जल करके मर गए। जो शयन कक्ष के अंदर सुरंग में व्यक्ति प्रयुक्त किए गए थे आचार्य चाणक्य के द्वारा, वो भी गए, समाप्त हो गए। अब राक्षस क्या कहता है, देखिए, शास्त्रम सखे पश्य चंद्रगुप्तस्य दैव संपदा सर्व एव उपरताः। कह रहे हैं चंद्रगुप्त का भाग्य तो देखिए कितना उज्जवल भाग्य है। उनके भाग्य, उसके भाग्य रूपी संपत्ति से सभी लोग मारे गए। वरवरक है, दारुवर्मा है, वैरोचक है, प्रमोदक है, वो वैद्य है, और ये सभी पुरुष भी मारे गए। सचिंतम, चिंता सहित कहता है, सखे दैव संपदम पश्य दुरात्मनश्च चंद्रगुप्त हतकस्य कुतः। कह रहे कि चंद्रगुप्त का भाग्य तो देखिए कितना अच्छा है, किस प्रकार का भाग्य है कि हमारे व्यक्ति तो सारे के सारे मारे जा रहे हैं पर उनका एक बाल भी बांका नहीं हो रहा है। अब इसके आगे क्या हो रहा है, किस प्रकार से उसके भाग्य का वर्णन करता है और आगे क्या होता है, इससे आगे वाला व्याख्यान हम कल की कक्षा में देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। सभी का धन्यवाद। नमो नमः।